डियर स्टूडेंट्स, आज हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लेबॉर्ट्री के अंदर डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस होते हैं, जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी की बाइंडिंग से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों का डायग्नोसिस करते हैं। रिएक्शन जो एंटीबॉडी और एंटीजन के दरमियान होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। कोई भी एंटीबॉडी सिर्फ उसी एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करेगी जो उसका स्पेसिफिक एंटीजन होगा, जिसके बॉडी में आने की वजह से एंटीबॉडी एक्चुअली प्रोड्यूस हो रही होती है। या कोई बहुत ही उस एंटीजन से क्लोजली रिलेटेड एंटीजन हो तो उसके साथ एंटीबॉडी जाके जो है इंटरेक्ट कर सकती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी एंटीजन आए तो उसके लिए सेम एंटीबॉडी जो है वो जाके उसके साथ अटैच हो सके, ऐसा नहीं होता। चूँकि ये रिएक्शन बहुत ही स्पेसिफिक होता है एंटीजन और एंटीबॉडी के दरमियान, इसलिए ये टेस्ट जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों को टेस्ट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेक्निक है। ये किसी भी सेरोलॉजिकल जो रिएक्शंस हैं उनकी बेस है। जैसे जो क्रॉस रिएक्शंस हैं, समटाइम्स उन क्रॉस रिएक्शंस की वजह से एंटीजन एंटीबॉडी के दरमियान कुछ ऐसा इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यूज़फुलनेस नहीं देखने में आती टेस्ट की, क्योंकि क्रॉस रिएक्शंस भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट हैं जिसमें हम टाइटर की एक टर्म यूज़ करते हैं। टाइटर क्या है? बेसिकली ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डाइल्यूशन है स्पेसिमन की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने स्पेसिमन लिया है सीरम, तो ये पेशेंट का सीरम आपने ले लिया और उसके अंदर आप देखना चाह रहे हैं कि टाइटर क्या है एंटीबॉडी का या एंटीजन का। अब जो एंटीबॉडी का टाइटर है उसको आप कैसे देखते हैं कि आप उसको डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, और स्पेसिमन की हाईएस्ट डाइल्यूशन पे अगर पॉजिटिव रिएक्शन वो टेस्ट दे सकता है, ये चीज़ उस एंटीबॉडी का टाइटर होती है। बेसिकली ये जो टर्म हम टाइटर की यूज़ करते हैं, इसको थोड़ा सा गौर करें इस पर कि आप जब सैंपल लेते हैं किसी भी पेशेंट का, वो सैंपल कोई भी हो सकता है, वो ब्लड हो सकता है, वो सीरम हो सकता है, उसके अंदर उसे आइसोलेट करके उसके अंदर आप चेक कर रहे हो, पॉसिबिलिटी है कि कोई और बॉडी फ्लूइड लेके उससे चेक कर रहे हो, तो उसको डाइल्यूट हाईएस्ट डाइल्यूशन उसकी कर लेने के बाद भी अगर वो जब पॉजिटिव टेस्ट दे रहा होता है, पॉजिटिव रिएक्शन दे सकता होता है, तो वो जो उसका लेवल है उसको हम टाइटर कहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, आपको मालूम है कि अगर 1/64 हम शो करते हैं ना, लिखते हैं जब, तो इट मीन्स कि दैट इज़ मेकिंग 64th पार्ट, एंड 1/4 इज़ एक्चुअली 1/4 पार्ट। लेकिन अगर एक पेशेंट के सीरम के अंदर एंटीबॉडी का टाइटर ऐसा है कि उसका 1/64 पार्ट भी रिएक्ट कर सकता है और वो जाके पॉजिटिव रिएक्शन दे सकता है, तो इट मीन्स कि जो एंटीबॉडी का टाइटर है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन पे भी रिएक्शन दे रहा है। इट मीन्स कि 1/64 इज़ एक्चुअली हायर टाइटर। इट मीन्स कि उसके अंदर ज़्यादा एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, और जो सीरम अगर उसको हम लिखते हैं 1/4, तो ये देखने में चूँकि आपको एक बड़ा फिगर लगता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इसमें एंटीबॉडीज़ कम है, क्योंकि हमने इसको कम डाइल्यूट किया और इसने रिएक्शन पॉजिटिव दिया है। और 1/64 के केस में हमने क्या किया कि हमने बहुत ज़्यादा डाइल्यूट भी किया, तब भी एंटीबॉडी का टाइटर जो है वो यकीनन ज़्यादा था, क्योंकि फिर भी उसका पॉजिटिव रिएक्शन सामने आता है। अब हम करते क्यों हैं बेसिकली ये? मेडिकली ये सीरोलॉजिक जो एंटीबॉडी बेस्ड है, हमें कब इसकी ज़रूरत पड़ती है कि जब कल्चर की टेक्निक बहुत रेडिली अवेलेबल ना हो। क्योंकि एक और प्रॉब्लम ऐसे केसेस में क्या होती है कि एंटीबॉडीज़, दूसरा जो एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट हम करते हैं उसमें तीसरा जो अहम काम है इन टेस्ट का, वो ये है कि हम ब्लड टाइपिंग और HLA की टाइपिंग करते हैं। अब ब्लड ग्रुप्स, आपको मालूम है कि ABO ब्लड ग्रुप, एवरीबडी नोज़ अबाउट दैट, कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है, उसका हमें कंफर्म होना बहुत ज़रूरी होता है।
जब हमने किसी भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना होता है, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ जाए तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि सबसे पहले ब्लड ग्रुपिंग जो है उसके बारे में मेक श्योर करते हैं कि क्या, अगर एक बंदा बी पॉजिटिव है तो उसके लिए सबसे पहले बी पॉजिटिव ब्लड ढूंढा जाता है। उसको कभी भी ये नहीं होता है कि कोई और ब्लड उठा के ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ तो वो बंदा एक्सपायर हो जाएगा बहुत जल्दी, इसमें ज़ाहिर क्रॉस रिएक्शंस देखने में आएंगे। तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उनके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि इस बंदे की ब्लड टाइपिंग कर ली जाए, उसका ब्लड ग्रुप जो है उसको डिटर्मिन कर लिया जाए। इसी तरह से आर एच फैक्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी इसी तरह से ब्लड टाइपिंग की जाती है, तो उसमें भी एंटीबॉडीज़ बेस्ड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से हम HLA की स्विचिंग वो करते हैं, क्लास डिटर्मिनेशन करते हैं। HLA क्या है बेसिकली, ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है, जो जिसे हम MHC भी कहते हैं। ये ह्यूमंस के केस में मोस्टली टर्म HLA यूज़ करते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट को कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के किडनीज खुदा न खास्ता फंक्शनिंग छोड़ देते हैं बिल्कुल, और डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जी कि अब ये किडनीज बिल्कुल काम नहीं कर रहे और अब किडनी इज़ टू बी ट्रांसप्लांटेड, और देर इज़ द केस ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन, तो सबसे पहले टाइपिंग की जाती है जिस प्रोटीन की, वो HLA होती है। ठीक है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 1 और क्लास 2 की HLA की टाइपिंग। आपने अक्सर सुना होगा कि कहा जाता है कि उस पेशेंट के लिए जो डोनर है वो उसका क्लोज रिलेटिव हो और वो डोनेट करे, उसकी मैचिंग ऑर्गन की हो, तब ट्रांसप्लांट करते हैं। तो वो जो मैचिंग देखी जाती है वो इसी तरह से देखी जाती है कि उसकी HLA प्रोटीन की जो टाइपिंग है वो कर ली जाती है, ताकि ट्रांसप्लांट करने से पहले हमें पता हो कि मैक्सिमम मैचिंग हो इसके दरमियान। उसकी रीज़न क्या है कि जैसे ही कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाए, दैट वुड सर्टनली बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेन पार्टिकल फॉर द बॉडी, बिकॉज बॉडी उसको ऐसे ही कंसीडर करेगी कि ये अपना पार्टिकल नहीं है, ये अपना ऑर्गन नहीं है, बिकॉज आप उसको ऑन इंटेंशन ही ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, लेकिन बॉडीज़ इम्यून सिस्टम विल टेक इट टू बी फॉरेन। और आपको मालूम है कि आपके इम्यून सिस्टम की जो बेस है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन फॉरेन एंड सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। लाइक अगर कोई मॉलिक्यूल सेल्फ है, बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम को एक्टिव करके उस मॉलिक्यूल को एक नॉर्मल इम्यून सिस्टम के अंदर किल नहीं करती, क्योंकि वो आपकी बॉडी का अपना मॉलिक्यूल है, आपका अपना ऑर्गन है, अपना सेल है। बट इफ़ देर इज़ सम फॉरेन पार्टिकल, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको किल करता है, अगर ये प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहा है तो। और ऐसे केस में जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है 100% मैच तो नहीं करता ऑर्गन किसी का भी, तो ऐसे केसेस में फिर अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगी। जैसे हम कहते हैं कि किसी भी ट्रांसप्लांटेशन के केस में इम्यूनो रिजेक्शन हो सकती है। वो इम्यूनो रिजेक्शन यही है कि आपका अपना इम्यून सिस्टम नए आने वाले ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को किल कर सकता है। इसके अलावा DNA की सीक्वेंसिंग की भी टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है, ताकि ऑर्गन्स की मैचिंग को देखा जा सके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट एंटीजेंस हैं, और वो एंटीजन आके एंटीसीरा जो है उसको इंड्यूस कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो मोस्टली पोलीक्लोनल होती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डिफरेंट एंटीजेंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो क्रॉस रिएक्टिंग एंटीबॉडीज़ हैं वो नहीं होती वहाँ पे। यानी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बहुत हाईली स्पेसिफिक होती हैं। हमने मोनोक्लोनल और पोलीक्लोनल के डिफरेंस को बहुत तफसील में पढ़ा था कि किस तरह से ये सिंगल सेट ऑफ सेल से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट सिंगल एंटीजन जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं।